ईरान ने इजराइल पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दागी और इससे पूरे क्षेत्र में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने बड़े बड़े दावे किए कि इन मिसाइलों से इजराइल में भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों ने नुकसान की खबरों को सिरे से नकार दिया। इजराइल ने तो यहां तक कहा कि केवल एक व्यक्ति मारा गया और वो भी एक फिलिस्तीनी था जो वेस्ट बैंक के क्षेत्र में रह रहा था। लेकिन बड़ी खबर इस समय की यह है कि पूरे मध्य पूर्व में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सभी के मन में प्रश्न यह कि अगर नहीं, कब इजराइल पलटवार करेगा। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने यह धमकी दी है इजराइल को कि अगर इजराइल ने पलटवार किया तो उसके बाद जो ईरान पलटवार करेगा उसमें और ज्यादा दर्द होगा, वो और दर्दनाक होगा इजराइल के लिए। लेकिन यह साफ है कि इजराइल बदला लेगा। किस तरह से? क्या इजराइल ईरान के जो ईंधन के पूरे एसेट्स है उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगा, तेल के कुओं में आग लगा देगा या तेल के भंडारों को ध्वस्त कर देगा, क्योंकि तेल बहुत महत्वपूर्ण है ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, या फिर जो लीडरशिप है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर उनको ध्वस्त करेगा, या फिर अयातोल्ला अली खamenei को मारने की कोशिश करेगा, जिस तरह से तेहरान में ही इस्माइल हानिये को मार दिया गया था। हालांकि मोसाद ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन ईरान का यही कहना है कि इसके पीछे मोसाद था। या फिर जिस तरह से हत्या हुई हसन नसरल्ला की, क्या ईरान के लीडर्स की हत्या हो सकती है इस तरह? या फिर जो सबसे बड़ा खतरा और जो सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के लिए होगी वो ईरान का जो पूरा परमाणु उसका प्रोजेक्ट है उसको ध्वस्त कर देना। और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने इस ओर इशारा भी किया कि इस समय यह ऐतिहासिक मौका है इजराइल के पास ईरान को परमाणु बम संपन्न राष्ट्र न बनने दे, उसकी परमाणु शक्ति को ध्वस्त कर दे। और इसके लिए कहां कहां उसके प्लान्स है, क्या क्या वो प्रोजेक्ट्स है ईरान के, ये सारी जानकारी इजराइल के पास है। इजराइल दशकों से ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कराता आ रहा है। ईरान के मुताबिक कभी बम धमाकों में उनकी मौत हो जाती है, कभी कोई गोली उन्हें मार देता है, कभी किसी और विवादास्पद स्थिति में परमाणु वैज्ञानिक मारे जाते हैं, लेकिन यह लगातार हो रहा है। और इसीलिए इस समय सबसे बड़ा प्रश्न कि पलटवार कैसे करेगा इजराइल और कब, कितने दिनों में। बेंजामिन नेतन्याहू यह साफ कर चुके हैं कि बदला तो लिया जाएगा। अमेरिका ने भी एक तरह से इशारा तो कर ही दिया है कि इजराइल के पास अब ईरान की सरकार जिस तरह के कदम लिए गए हैं उसका बदला लेने का उनको अधिकार है, अपनी सुरक्षा का उनको अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहां यह उठ रहा है, जो 180 मिसाइलें दागी गई, कौन कौन सी थी ये मिसाइलें, कितना इनमें मारक क्षमता है, क्या असर रहा इनका, ये तो जमीनी स्थिति आप लगातार देख रहे हैं। और ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी बीती रात, किस तरह से एक के बाद एक मिसाइलें आ रही थी, मिसाइलें गिर रही थी। उनको कई बार जो आयरन डोम सिस्टम है, और केवल आयरन डोम नहीं, अभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा क्या क्या मिसाइलें ईरान के पास है, किन किन मिसाइलों का उसने इस्तेमाल किया है, और ईरान का जो सुरक्षा कवच है उसे इतना अभेद्य और लगभग अभेद्य क्यों माना जाता है। क्योंकि आयरन डोम का नाम तो सब सुनते हैं, लेकिन आयरन डोम के अलावा एक डेविड स्लिंग भी है, एक एरो सिस्टम भी है, एरो 2 सिस्टम भी है, और उसके बाद पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, और पेट्रियट के बाद उनके लड़ाकू विमान। ये कई परतों में सुरक्षा कवच है। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं उन बैलिस्टिक मिसाइल्स की। शाहाब 3 मिसाइल का जिक्र आया। शाहाब 3 एक बहुत ही उम्दा किस्म की मिसाइल है जो ईरान के पास है। यह बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 750 से लगभग 1200 किलोमीटर का इसमें वॉरहेड रहता है। इसमें 750 किलोमीटर से लेकर 750 किलो से लेकर 1200 किलो तक इसमें विस्फोटक आप रख सकते हैं। साइलोज और मोबाइल लॉन्चर्स दोनों से फायर हो सकता है। इसकी रेंज 1000 से 1200 किलोमीटर, कुछ अनुमान यह भी है कि 1400 किलोमीटर तक यह वार करने में सक्षम है। बहुत ही अत्याधुनिक मिसाइल शाहाब 3 को सुरक्षित मिसाइल माना जाता है। फिर फतह 1, और फतह 1 एक गेम चेंजर के रूप में ईरान इसे देखता है। फतह
यानी विजय, यानी कॉन्करर, जिसे ईरान कहता है। ये जो फतह मिसाइल है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक का क्या मतलब है? हाइपरसोनिक यानी ये आवाज की गति से 5 गुना तेज जाने में सक्षम है, यानी इसको रोक पाना लगभग असंभव है। और इसकी तस्वीरें आज ईरान की मीडिया में बहुत वायरल हो रही हैं कि धड़ाधड़ करके एक के बाद एक ये फतह मिसाइल किस तरह से इजराइल में गिरी। दावा बड़ा है ईरान का कि भारी नुकसान पहुंचा है, चाहे मुसाद हेडक्वार्टर्स टारगेट रहा हो ईरान का, या फिर वो फाइटर बेसिस, वायुसेना के वो बेसिस जिनका इस्तेमाल किया गया था हसन नसरल्लाह की हत्या के लिए, एयर ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए, या फिर पूरे लेबनान में जिस तरह से हवाई बमबारी, भारी बमबारी इजराइल की वायुसेना कर रही है, उन बेसिस को निशाना बनाया गया। फतह 1 नई मिसाइल हाइपरसोनिक मैक 5 यानी 5 गुना तेज आवाज की गति से लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ने की क्षमता। फतह 2 ये और भी आधुनिक मिसाइल है। फतह 2 इसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर बताई जा रही है और इसको रोकना ईरान के मुताबिक असंभव है। एक बार फतह 2 अगर दाग दी गई तो ये 10 मैक से ज्यादा तेज, यानी अगर 5 मैक को आप माने कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो उड़ रही है, तो ये 12000 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको रोक पाना ईरान के मुताबिक असंभव है। फिर इमाद मिसाइल, जो गद्र उनकी मिसाइल है, उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है, उसको लगातार ईरान इस्तेमाल करता आ रहा है। तरह तरह की मिसाइल, और ईरान में भी जो वैज्ञानिक हैं और जो उनके मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो पूरे आयरन डोम सुरक्षा कवच को बहुत भली भांति उसको पढ़ भी रहे थे, उसको समझने का प्रयास भी कर रहे थे कि कैसे आयरन डोम सिस्टम यानी जो मिसाइल डिफेंस शील्ड है वो रोकती है अगर कोई मिसाइल इजराइल के ऊपर दागी जाती है। जो आयरन डोम सुरक्षा कवच है, जैसे ही मिसाइल दागी गई तो रेडार पर उसका फ्लाइट पाथ देखा जाता है कि वो कहां से उड़ी, किस ऊंचाई पर उड़ रही है, कितनी तेजी से आ रही है, और उससे आकलन लगाया जाता है कि वो कहां जाके गिरेगी। फिर जो आयरन डोम सिस्टम है उसकी अपनी मिसाइल, उसके अपने रॉकेट्स हैं, और वो रॉकेट्स शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट रेंज के हैं। शॉर्ट रेंज का क्या मतलब है? जब मिसाइल महज 30 से 50 किलोमीटर दूर है तब इनको फायर किया जाता है और ये जाके उस मिसाइल से भिड़ जाते हैं। एक बार ये उस मिसाइल में भिड़ गए तो वो मिसाइल ध्वस्त हो जाती है। लेकिन उसको ये देखा जाता है जो इनकमिंग मिसाइल है, जो खतरा आ रहा है, वो किसी रिहायशी इलाके पर है, किसी स्कूल पर है, किसी मिलिट्री बेस पर है, किसी स्ट्रेटेजिक एसेट पर है। अगर हां तो उसको रोका जाएगा, अगर नहीं तो फिर अगर वो किसी खुले खेत में गिर रही है या खुले मैदान में गिर रही है तो इस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत महंगा इसके रॉकेट्स हैं। लगभग $50,000 का एक है, और एक मिसाइल को रोकने के लिए एक नहीं, क्योंकि एक अगर जब ये फायर होता है आयरन डोम सिस्टम से रॉकेट, तो एक आप मिस भी कर सकते हैं, 2 आप मिस करते हैं तो बहुत क्विक सक्सेशन में धड़ करके 4-5 फायर किए जाते हैं कि 2-3 चालिए वेस्ट भी हो गए, एक तो जाके उस मिसाइल को लगेगा और वो ध्वस्त हो जाएगा। तो ये शॉर्ट रेंज रॉकेट्स हैं, लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर ये टारगेट को भांप कर उसे ध्वस्त कर देते हैं। इसमें जो रेडार टेक्नोलॉजी है वो उस टारगेट को इंटरसेप्ट, उसको देख लेती है और फिर उसको इंटरसेप्ट किया जाता है, और ईच मिसाइल उसकी कीमत $50,000 है। अप्रैल 13, 2024 को जो अटैक हुआ था, और यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जाना, अप्रैल 13, 2024 को जो ईरान की तरफ से अटैक हुआ था, उसमें 170 ड्रोन, 120 बैलिस्टिक मिसाइल और लगभग 30 क्रूज मिसाइल फायर की गई थी इजराइल की ओर। और इजराइल का यह दावा है, और इजराइल की मीडिया में दावा है कि 99% जो इनकमिंग थ्रेट था उसको आयरन डोम सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। केवल आयरन डोम ही नहीं, जो पूरी मिसाइल डिफेंस शील्ड है। तो आयरन डोम तो हो गई एक परत, इसके बाद आती है डेविड स्लिंग, ये दूसरी परत है। डेविड स्लिंग 100 से 200 किलोमीटर दूर जब खतरा हो तो उस खतरे की टोह लेती है, और फिर इसका डेविड स्लिंग का जो रॉकेट है उसको फायर किया जाता है। ये न केवल विमान को, बल्कि आपके ऊपर जो खतरा क्रूज मिसाइल का है उस खतरे को भी ध्वस्त करने में पूरी तरह सक्षम है। तो अगर इजराइल की तरफ ड्रोन हमला हो रहा हो, या किसी लड़ाकू विमान का हमला हो रहा हो, या
और क्रूज मिसाइल कोई आ रही हो, उसको डेविड स्लिंग ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है 200 से 300 किलोमीटर दूर। उसके बाद आता है एरो 2 सिस्टम, और एरो 2 सिस्टम और आधुनिक और दूर तक ध्वस्त करने में सक्षम है बैलिस्टिक मिसाइल्स का खतरा। क्रूज मिसाइल्स का मतलब क्या होता है? क्रूज मिसाइल्स ये है जो विमान की तरह आपके देश की तरफ आ रही हैं, या जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल या अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है उसकी तरफ आपके ऊपर खतरा आ रहा है। तो उसकी रफ्तार धीमी भी होती है कंपैरेटिवली। धीमी रफ्तार के अलावा वो मैनूवर करना आसान है जो भी उस मिसाइल को फायर कर रहा है उसके लिए। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसको जिस तरह से रॉकेट के जरिए फायर किया जाता है, तो वो कई बार एटमॉस्फेयर के लिमिट तक या उसके बाहर जाकर और फिर री एंट्री करती है, और या लिमिट पर बिल्कुल आके उड़ान भरती है, और फिर बहुत तेजी से वो खतरे पर आकर जो भी टारगेट है उसको आके ध्वस्त करने की कोशिश करती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए और क्रूज मिसाइल्स को रोकने के लिए अलग अलग परतों में इजराइल के पास सुरक्षा सिस्टम है। सबसे पहले आयरन डोम, फिर डेविड स्लिंग, फिर एरो 2। एरो 3 मिसाइल सिस्टम जो है वो अगर और बड़ा खतरा और दूरी से उसको भांपकर उसको ध्वस्त करने में सक्षम है, और बहुत आधुनिक रेडार्स इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। आपको पेट्रियट मिसाइल सिस्टम के बारे में तो आपको याद है 1991 के गल्फ युद्ध के दौरान, जो पहला गल्फ युद्ध था, उसमें कहा जाता था कि सद्दाम हुसैन या इराक की सेना की तरफ से स्कड मिसाइल दागी जा रही है। तो स्कड मिसाइल जो दागी जाती थी इराक की तरफ से, तो अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो मिसाइलें जाके उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देते थे। तो वो पेट्रियट सिस्टम भी है। मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछले साल जब मैं इजराइल में था और जब धड़ाधड़ ये हमले हो रहे थे, तो एक बकायदा लेजर बीम का इस्तेमाल उसका प्रयोग करना शुरू किया था इजराइल ने, कि अगर खतरा आपके ऊपर आ रहा है तो आप लेजर बीम से उस रॉकेट को, उस मिसाइल को ध्वस्त करने की कोशिश करें। और जो तरंगे लेजर की जाती हैं उसमें इतनी ऊर्जा होती है, उसका इतना इंपैक्ट होता है कि इस लेजर बीम के जरिए, आयरन बीम इसको नाम दिया गया है इजराइल में, उसके जरिए उसे ध्वस्त करने का प्रयास करें इनकमिंग थ्रेट को। लेकिन इसके बाद एक परत और है, और वो है लड़ाकू विमानों की। जैसे ही मिसाइल दागी जाती है ईरान की तरफ से, उदाहरण मिसाल के तौर पर, तो अमेरिकी वायुसेना और इजराइल की वायुसेना, उनके लड़ाकू विमान पहले ही आकाश में होते हैं, और उनके रेडार पर, और जो एवैक्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म जो है, एवैक्स के जरिए एक बार में 200, 300, 400 टारगेट्स को, आप खतरों को एक साथ भांप लेते हैं, और वहां पर जो एयर वाइस मार्शल इंचार्ज या जो भी टीम इंचार्ज होती है, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाती है, वो देखते हैं कि सबसे पहला कौन सा खतरा आ रहा है। तो पहली मिसाइल विमान से, एयर टू एयर, उस मिसाइल को ध्वस्त करने को, खतरे को ध्वस्त करने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले वायुसेना अपनी एयर स्पेस से भी बहुत आगे उस खतरे को ध्वस्त करने का प्रयास करती है। तो इतनी परतों में ईरान की मिसाइलों को रोकने का प्रयास किया, और उसके बावजूद आप सोचिए कुछ मिसाइलें आके गिरी। ईरान का दावा बड़ा नुकसान हुआ इजराइल में, इजराइल का दावा कोई नुकसान नहीं हुआ, और यह जो पूरा मिशन था ईरान का, वो पूरी तरह से फेल कर गया। लेकिन अब इजराइल का पलटवार क्या होगा, और उस पलटवार के बाद किस तरह का पलटवार ईरान करने की क्षमता में होगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न दुनिया के आगे। यह पूरा जो क्षेत्र है मध्य पूर्व का, यह इस समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है।